हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और फिर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ऐसा लिख सकते हैं नल वेक्टर। और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट विल मूव विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। और इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि वो बॉडी रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जनरली बॉडी रेस्ट में होती है तो फिर वो रेस्ट में ही रहती है और वो नहीं चलती, ये एक अलग बात है। तो ये हमें एक बात मिली। तो अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर इफ बॉडी इज एट रेस्ट और इफ़ ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या नहीं है। अगर वो है ज़ीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या करेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए? तो मान लीजिए कि फोर्सेस कुछ लग रहे हैं, एन फोर्सेस। F1 क्या है? F1 एक्स आई कैप प्लस F1 वाई जे कैप। F2 क्या है? F2 एक्स आई कैप प्लस F2 वाई जे कैप। और ऐसे n फोर्सेस मान लीजिए लग रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? Fn एक्स आई कैप प्लस Fn वाई जे कैप। अब इन सब का रिजल्टेंट निकालना है तो इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही, तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो हम इसको ऐड करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा? F1 एक्स प्लस F2 एक्स प्लस 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 Fn एक्स, मतलब इसको सिग्मा एफ एक्स कंपोनेंट का समेशन कर लो, इतने तो आई कैप हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट का समेशन कर लो तो इतने तो जे कैप हो जाएगा। ऐसे अपना नेट फोर्स आ जाएगा। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ऐसा सेकेंड लॉ से हमने डिराइव किया था। तो अगर एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे होंगे, नेट फोर्स कुछ होगा तो सेकेंड लॉ का क्वेश्चन कहलाएगा। और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो वो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स को अपन कैसे लिख सकते हैं? समेशन एफ एक्स आई कैप प्लस समेशन एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मैं टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें स्पेस में मोशन होना है तो फिर के कैप वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा, यहाँ भी प्लस के कैप आएगा, F1 जेड के कैप, F2 जेड के कैप, समेशन एफ जेड के कैप, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए जेड के कैप, है ना। अब आई कैप वाले कोफिशिएंट अगर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक्स कंपोनेंट का जो सम आ रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो पार्टिकल को दे रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसी प्रकार से नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आ रहा है वो दे रहा है पार्टिकल को वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ए एक्स भी जीरो है, ए वाई भी जीरो है, इसका मतलब समेशन सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा, समेशन सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे किया जाए, तो इसको बोर्ड को क्लीन किया जाए पहले। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को उस पर शो करना पड़ेगा, और फिर सबको वेक्टर फॉर्म में लिखकर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकालना पड़ेगा। तो
वो डायग्राम जिसमें कि आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को बॉडी पर शो करते हो टू फाइंड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी सो दैट यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपके लिए चीज़ हो गई नई, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इसको अपन कैसे समझाएं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस बॉडी को, सिर्फ उस बॉडी को शो करना है एज ए पार्टिकल। अपन पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब अपन किसी भी बॉडी को अपन पार्टिकल साइज़ का मान के चलेंगे। वैसे तो पार्टिकल जो है उसको भी समझना पड़ेगा कि पार्टिकल किसको कहते हैं। तो पार्टिकल का तो कायदे से जो है वॉल्यूम 0 होना चाहिए, पर उसका मास है तो उसकी डेंसिटी इन्फाइनाइट होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं। तो फिर पार्टिकल से क्या मतलब है? पार्टिकल डायनामिक्स आप पढ़ रहे हैं, पार्टिकल से क्या मतलब है? तो पार्टिकल से ये मतलब है कि वो जो पार्टिकल का डायमेंशन है वो अदर डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है। पॉइंट साइज़ का आप बनाओगे उसको। जैसे कि आगरा से बॉम्बे तक एक रोड बनी हुई है मैप पे, अब उसमें एक कार आगरा से बॉम्बे जा रही है और मिडवे कहीं खड़ी है, तो मैप पर उस कार को कैसे शो करोगे? बड़ी सी कार बनाओगे या कि पॉइंट साइज़? तो अगर स्केल के हिसाब से चूज़ करो तो वो कार एकदम पॉइंट साइज़ की बनेगी, क्योंकि इतनी सी डिस्टेंस में तो पूरा आगरा से बॉम्बे तक की लेंथ आ रही है 1000 किलोमीटर। तो वो जो 5 मीटर की कार है उसको तो पॉइंट साइज़ का बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो कंपेयरिंग टू अदर डिस्टेंसेस, इफ द डायमेंशन ऑफ बॉडी इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ ट्रीटेड एज पार्टिकल। कार भी पार्टिकल हो गई। दूसरी बात, पार्टिकल अगर छोटा है तो 1 माइक्रोन से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 माइक्रोन से अगर छोटा हो गया, माइक्रोन समझते हैं 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोन, आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ाई थी मैंने, इसको अपन 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका मतलब 10⁻⁶ मीटर होता है। तो इससे छोटा डायमेंशन नहीं होना चाहिए पार्टिकल का, वरना फिर वो वीक फोर्सेस वगैरह का भी कंसेप्ट उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस के डायमेंशन में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो जनरली पार्टिकल का डायमेंशन मिनिमम कितना होता है 1 माइक्रोन, और मैक्सिमम तो कितना भी बड़ा हो सकता है। कार के बजाय ट्रक हो, ट्रक के बजाय ट्रेन हो, अदर डिस्टेंसेस की तुलना में उसको पार्टिकल ट्रीट करते हैं हम। चलो ठीक है, पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये जो बॉडी है इसको पॉइंट साइज़ का बनाने वाले हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस बॉडी को बना देंगे पॉइंट साइज़ का और उसके ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस शो कर देंगे। किसने लगाया फोर्स उससे मतलब नहीं है, क्या लगा फोर्स उससे मतलब है। हमें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि मेक द बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स मतलब जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, कोई स्प्रिंग है उससे लगी हुई, कोई ब्लॉक है उसके साथ में चिपका हुआ, उन सबको नहीं बनाना है। तो मेक द बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स अटैचमेंट्स एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम showing only those forces which are acting on it, मतलब external forces। इसने किसी बॉडी पर क्या फोर्स लगाया उससे मतलब नहीं है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो इस बॉडी पर कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट निकाल लो, नेट फोर्स आ जाएगा, उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि फ्रॉम द सीलिंग ए ब्लॉक इज हैंगिंग through a string, mass of the block is say m, find tension in the string। तो टेंशन कैसा होगा? तो देखो, ये ब्लॉक का FBD बनाओ,
मतलब इसको एक पॉइंट साइज़ का बनाना है। अपन ने ब्लॉक बना दिया क्योंकि अपने को ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है, अदरवाइज़ इसको पॉइंट साइज़ का बनाने लगेंगे बाद में। अब इस पर अर्थ नीचे की तरफ वेट mg लगा रही है फोर्स, और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का काम क्या है? इसको नीचे जाने से रोकना। स्ट्रिंग इसको नीचे जाने से रोक रही है, ऐसा फोर्स लगा रही है, ये टेंशन है। और इस सीलिंग पर स्ट्रिंग क्या कर रही है? इस सीलिंग पर स्ट्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, वजन दे रही है उस पर। तो इस ब्लॉक की बात करें अपन, तो इस पर फोर्स एक टेंशन का ऊपर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 0, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। अब हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स लग नहीं रहा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकली भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स कितना है इस पर? टी जे कैप माइनस एम जी जे कैप इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू एम जी हो गया। लूजली अपन कहते हैं कि T ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, वो इक्वल अपोजिट है, उनने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए T इक्वल टू एम जी हो गया। पर बात तो ये है कि जे कैप के अलॉन्ग नेट फोर्स कितना है? T जे कैप माइनस एम जी जे कैप इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई जे कैप सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, वो लगाया मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन। तो ये लिखना ज़्यादा उचित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को, तो ऐसे शुरू कर देंगे। तो टेंशन आ गया। ऐसे एक और केस लीजिए कि मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग नहीं, ये स्प्रिंग है और यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए 10 kg है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर है और ये ब्लॉक बताया हुआ है कि एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है स्प्रिंग एक्सटेंशन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बन गया, स्प्रिंग एक्सटेंशन क्या होगा। तो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में नहीं, थोड़ी एक्सटेंडेड है। इसको लटकाएंगे, धीरे 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 हाथ नीचे लाए और फिर हाथ को हटा लिया, तो ये अपना लटका रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा लगेगा इस पर? ऊपर की तरफ। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, तो इस एंड पर ब्लॉक पर ये फोर्स कैसा लगाएगी कि भाई थोड़ा ऊपर आ जाए यार, मेरे को नेचुरल लेंथ में आना है। और इस सपोर्ट को भी वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी कि भाई वो नीचे वाला ब्लॉक नहीं आ रहा, तो तू ही नीचे आ जा, मुझे नेचुरल लेंथ में आना है। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के एक्स, जहाँ के एक्स क्या है? एक्सटेंशन। अब इस ब्लॉक का एबीडी बनाया अपन ने, मतलब अपन ने इसको मिटा दिया, अटैचमेंट को हटा दिया। स्प्रिंग नहीं दिख रही है अब मेरे को, मुझे तो इस पर लगने वाले फोर्सेस दिख रहे हैं। तो एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और एक नीचे की तरफ इसका वेट, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो मैं क्या लिखूँगा? FSP अपवर्ड माइनस वेट डाउनवर्ड, ये प्लस जे कैप में, ये माइनस जे कैप में, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब FSP कितना हो गया? W के बराबर। मतलब KX इज इक्वल टू 10G। तो एक्सटेंशन X कितना आया? 1 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। क्लियर? एक और सिचुएशन देखिए, एक ब्लॉक है मास M1 का, M का, और यहाँ एक रिजिड ग्राउंड है, उस पर रखा हुआ है, रेस्ट में है। तो व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एट ग्राउंड? तो जब आप इस ब्लॉक का एबीडी बनाओगे तो कैसा बनेगा कि इस पर अर्थ तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg, और ग्राउंड से इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है n, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो n अपवर्ड माइनस mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg। मतलब ब्लॉक ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन n से, और ग्राउंड ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, जिसकी वैल्यू यहाँ पर mg आ रही है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर है n और w एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, इसकी बात तो अपन पहले कर चुके हैं।
इसी प्रकार से अगर मैं आपसे क्वेश्चन बना के बोलूँ कि यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसका मास है m1 और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इसका मास है m2, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एट ग्राउंड आपको बताना है। तो क्या करेंगे, तो मैंने m2 का FBD बनाया, m2 पर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है m2g, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रही है, इसको मैंने कहा n1। कौन लगा रहा है, ब्लॉक m1 को m2 नीचे दबा रहा है और m1 m2 को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 इज इक्वल टू m2g, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब बात करो ग्राउंड पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन है, ये यहाँ पर इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना, यहाँ पर जो लगेगी वो कितनी होगी, तो मैंने बनाया FBD किसका, m1 का। m1 पर ऊपर से एक नॉर्मल रिएक्शन n1 ऐसे लग रही है, अर्थ इसको m1g वेट के बराबर फोर्स से नीचे खींच रही है और ग्राउंड इसको नीचे जाने नहीं दे रहा। इन दोनों का बस चले ना, m2 का और अर्थ का, तो वो m1 को नीचे ही धकेल दें, लेकिन ग्राउंड ने एक नॉर्मल रिएक्शन n2 लगा दिया और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। तो अपवर्ड फोर्स कितना, n2, डाउनवर्ड फोर्स कितना, दोनों हैं इक्वल अपोजिट, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नेट अपवर्ड फोर्स n2 और नेट डाउनवर्ड फोर्स n1 प्लस m1g। तो n2 कितना आया, n1 की वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2g, मतलब ग्राउंड पे तो दोनों ही ब्लॉक्स का वेट आ रहा है। सही बात है, आप अगर लेटे हैं, आपके ऊपर एक रजाई रखी है तो रजाई का वेट आपके ऊपर है, और रजाई के ऊपर एक तकिया भी रख दिया तो वो तकिए का भी वेट आप ही के ऊपर है। तो आप ग्राउंड है, समझ लीजिए, आपके ऊपर रजाई और तकिया रखा है तो उन दोनों का वेट आप पर आएगा। तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, m1 प्लस m2g। इस तरह से ये FBD बनाना हमें सीखना पड़ेगा। ये FBD ऑफ ब्लॉक है, ठीक है ना, ये FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2, ये FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1। यहाँ पर ये इसी में अपन ने FBD बना के फटाफट आंसर निकाल दिया, वरना अलग से बनाना चाहिए था। अलग से बनाते तो ये ऐसा दिखता कि ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पर अर्थ ने नीचे 10G लगाया, स्प्रिंग ने ऊपर FSP लगाया, और ये तो कॉज है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो FSP W है। इस तरीके से बातें करेंगे। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये सीलिंग से 2 स्ट्रिंग्स और ये तीसरी स्ट्रिंग और ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इस तरह से सस्पेंडेड है। ये एंगल स्ट्रिंग 37 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से, और ये 53 डिग्री बना रही है। तो देखिए, इसमें कुछ टेंशन होगा T1, इसमें कुछ टेंशन होगा T2, और इसमें कुछ टेंशन होगा मान लीजिए T। तो आपको फाइंड करना है T1 एंड T2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में ये है सस्पेंडेड, दिख रहा है वो। तो हम किसका FBD बनाएं, तो देखो ब्लॉक है तो ब्लॉक का FBD तो बनेगा ही बनेगा, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने ब्लॉक का FBD बनाया, FBD ऑफ ब्लॉक। इस पर वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है 10G, और टेंशन T ऊपर की तरफ इस स्ट्रिंग से, ठीक है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब कि T माइनस W इज इक्वल टू 10 इंटू 0, मतलब T इज इक्वल टू W, मतलब T इज इक्वल टू 10 इंटू G, और G को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे
तो ये 100 न्यूटन आ गया। तो एक अननोन तो आ गया FBD ऑफ ब्लॉक से। अब ये दो T1 T2 किस पर एक्ट हो रहे हैं? इस नॉट पर। स्ट्रिंग में यहाँ पर कोई नॉट है जहाँ पर ये जंक्शन है, ये बांधा हुआ है तीनों स्ट्रिंग को, तो इसका FBD बनाएंगे। इसके FBD में देखो, इस नॉट पर एक टेंशन तो ऐसा लग रहा है, इस वाले से टेंशन ऐसा लग रहा है, और नीचे वाली स्ट्रिंग से टेंशन ऐसा लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। ये टेंशन अब हमें पता है 100 न्यूटन है। तो सिग्मा FX सिग्मा FY करने के लिए FBD बनाया इस नॉट का। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकली नीचे कितना लग रहा है? T = 100 न्यूटन। इस डायरेक्शन में 53 डिग्री के एंगल पर देखो आप, ये 53 है तो ये 53 होगा। इधर लग रहा है T2 और इधर 37 डिग्री के एंगल पर लग रहा है T1 और ये इक्विलिब्रियम में है। तो सिग्मा FX = 0, ना तो ये हॉरिजॉन्टली कहीं जा रहा है, सिग्मा FY = 0 क्योंकि ये वर्टिकली भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो सिग्मा FX = 0 से क्या मतलब निकलेगा कि T1 का कंपोनेंट इधर, T2 का कंपोनेंट उधर। T1 cos 37 = T2 cos 53। और सिग्मा FY = 0 से हमें क्या मिला कि नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है। तो T1 का कंपोनेंट ऊपर कितना आएगा? T1 sin 37 और T2 का कंपोनेंट ऊपर कितना आएगा? T2 sin 53 = डाउनवर्ड कितना है? T कितना है? 100 न्यूटन। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, T1 T2 निकल जाएगा। सॉल्व करूं? तो देखो सॉल्व करता हूं। तो पहले वाले से cos 37 क्या होता है? 4/5। तो ये हो जाएगा 4T1 = 3T2। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। यहाँ से देखो ये होता है 3/5, तो 3T1 प्लस ये होता है 4/5, 4T2 और अपॉन का 5 चला गया उधर = 500। साफ सुथरी दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा? T1 की जगह मैं 3/4 T2 लिख सकता हूँ। तो मैंने T1 की जगह 3/4 T2 ऐसा लिखा, प्लस 4T2 = 500। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिला? 9T2 प्लस 16T2 = 2000। तो T2 कितना हो गया? 2000/25। इससे T2 कितना आया? 2000/25, मतलब T2 = 80 न्यूटन। अब T2 अगर आ गया है तो T1 भी आ जाएगा। T1 कितना है? 3/4 T2। देयरफॉर T1 = 3/4 × 80। तो ये कितना आया? 60 न्यूटन। इस तरह से हमने T1 और T2 कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास T1 और T2 तीनों की वैल्यू आ गई। तो आंसर लिख देंगे कि T = 100 न्यूटन, T1 = 60 न्यूटन, T2 = 80 न्यूटन। कितना सुंदर आंसर आया। इस तरह से इस नॉट का FBD बनाया। ये क्या है? यह है FBD ऑफ नॉट। ये है कॉज द फोर्सेस एंड इफेक्ट क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो ये एट इक्विलिब्रियम है।
इसलिए हम ऐसा सब कर पाए। तो कॉज और इफेक्ट दोनों बताना है आपको, उस पर फोर्सेस भी बताना है जिससे कि नेट फोर्स निकल सके, और उसके बाद में ये भी बताना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करोगे तो ए क्या है भाई, वो निकालना है कि पता है। अगर पता है तो लिखो उसको कि वो जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों बताना है आपको, ठीक है। अगली सिचुएशन देखिए, ये स्ट्रिंग तो 37 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इस वॉल में इस तरीके से बांध दी। अब इसमें टेंशन मान लीजिए T1 है, इसमें टेंशन मान लीजिए T2 है, इसमें टेंशन मान लीजिए T है। तो आपको फाइंड करना है T1 एंड T2। कर लोगे? पहले किसका एफबीडी बनाना? ब्लॉक का। तो T कितना आएगा? 100 10G। तो मैंने एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाया, इस पर 10G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू 10G है, मतलब T इज इक्वल टू 100 न्यूटन है। ऐसा फटाफट आंसर निकालना। फिर इस नॉट का एफबीडी बनाना। इस नॉट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इस स्ट्रिंग से T1, इस स्ट्रिंग से T2, नीचे वाली स्ट्रिंग से T, और ये काय में है? इक्विलिब्रियम में। एंगल वेंगल बताओ। तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो मैं नॉट का एफबीडी बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने, एक इधर से 37 डिग्री के एंगल पर T2 है, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड T1 है, वर्टिकली डाउनवर्ड T इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स 0, वर्टिकली नेट फोर्स 0। तो वर्टिकली सिग्मा Fy इक्वल टू 0 मुझे क्या देता है कि T2 का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? T2 sin 37, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है वर्टिकली? 100 न्यूटन। तो ये T2 कितना हो गया? ये क्या होता है sin 37? 3/5। तो ये हो गया 500/3 न्यूटन। सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 ये क्या देगा? लेफ्टवर्ड लग रहा है T1 माइनस आई कैप में, और राइट वर्ड लग रहा है T2 का cos 37 वाला कंपोनेंट। तो मैंने T2 की वैल्यू लिख दी 500/3, एंड cos 37 होता है 4/5। तो ये कितना आया? 400/3 न्यूटन। तो ये एफबीडी ऑफ नॉट है और ये इक्विलिब्रियम में है। ये एफबीडी ऑफ नॉट है और ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली सिचुएशन देखिए। सीलिंग से एक स्प्रिंग और स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक 10 kg का, उसके नीचे एक स्ट्रिंग और उसके नीचे एक ब्लॉक 20 kg का। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कोफिशिएंट 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड करना है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो फाइंड करना है टेंशन इन स्ट्रिंग and extension in spring। इस क्वेश्चन को यहाँ पॉज करके आप अटेम्प्ट करो और देखो आंसर सही आता है कि नहीं आता है, और क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। तो मैं करता हूँ।
नीचे से ऊपर जाना है FBD बनाते हुए, नीचे से ऊपर। तो पहले अपन FBD ऑफ 20 kg ब्लॉक बनाएंगे। तो हमें दिखता है कि साहब इस ब्लॉक पर वेट 20 G नीचे लग रहा है और टेंशन T ऊपर लग रहा है। ये टेंशन T स्ट्रिंग से ये होल्ड करी हुई है ना, स्ट्रिंग इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने दे रही, वरना ये फ्री फॉल करता। तो नेट फोर्स इस पे 0 है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। एक आंसर आ गया। फिर हम बनाएंगे 10 kg ब्लॉक का FBD। इस पर इस धागे से लोड आ रहा है नीचे की तरफ, ये धागा इसको नीचे खींच रहा है कि चल भाई नीचे चल, इस 20 kg को नीचे जाना है। और ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग अब अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। तो स्प्रिंग फोर्स KX ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इसको होल्ड करा हुआ है 10 kg ब्लॉक को स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है इक्वल। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, वो इस एंड पर बने हुए ब्लॉक को बोलेगी भाई तू ऊपर आ जा, तो मैं नेचुरल लेंथ में आ जाऊंगी, और ब्लॉक तू नहीं आ रहा तो भाई सीलिंग तू ही नीचे आ जा, तो मैं अपने नेचुरल लेंथ में आ जाऊंगी। इस तरह से ये फोर्स लगा रही है। तो 10 kg ब्लॉक का FBD बनाया। तो FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक कैसा बनेगा कि उस पर एक तो लग रहा है नीचे की तरफ टेंशन T, ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और ग्रेविटी सबसे पहले बनाया करो। मैंने आखिरी में बनाया ना, यही गलती करी, सबसे पहले बनाना चाहिए क्योंकि वो बनाना भूल जाते हैं, ग्रेविटी बनाना भूल जाते हैं। ग्रेविटी मतलब अर्थ जिस फोर्स से इसको नीचे खींच रही है वो कितना है, इसका वेट 10 G, और ये काय में है, इक्विलिब्रियम में है। ये क्या बनाया आपने, FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक। कॉज मतलब फोर्सेस भी आपने बताया, इफेक्ट इक्विलिब्रियम है ये भी आपने बताया। तो नेट फोर्स इस पर 0 है वर्टिकली, तो मैं क्या कहूँगा, टेंशन तो मैं निकाल चुका हूँ, टेंशन कितना है 200 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया टेंशन प्लस 10 G, मतलब KX इज इक्वल टू 200 प्लस 100। तो x कितना आया 3 मीटर। तो मेरे दो आंसर आ गए। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग ये है। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग क्या है, वो ये है। इस तरह से इसका FBD बनाकर आंसर ले आया। अगली सिचुएशन देखिए, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पर स्ट्रिंग को अपन पुल कर रहे हैं, एक फोर्स F लगाया। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये तो बहुत ही आसान है, मैंने इसका FBD बनाया ब्लॉक का। तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। एक तो अर्थ लगा रही है नीचे mg, एक ग्राउंड से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जिससे कि नीचे नहीं जा रहा है, और एक लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपने लगाया है F। अब चूंकि मैं देख सकता हूँ कि सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड आएगा, ना तो ये लिफ्ट हो रहा, कोई लिफ्टिंग फोर्स तो है नहीं अपवर्ड, ना ग्राउंड इसको नीचे जाने देगा। तो ये तो है कॉज मतलब फोर्सेस, और इफ़ेक्ट क्या है कि इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए इधर A है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्टिकली नेट फोर्स 0, मतलब n j कैप माइनस mg j कैप इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n कितना आया mg, पूछा क्या था एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स कितना है, ओनली सिंगल फोर्स है F I कैप इज इक्वल टू मास इंटू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पूरा ही x कंपोनेंट ही है, वो तो x एक्सिस कहलाओगे। तो एक्सेलरेशन कितना आया F अपॉन m। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि FBD में सारे फोर्सेस शो करना पड़ेगा आपको।
हाँ, ये अलग बात है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि यार ये नॉर्मल एक्शन और एम की क्या फालतू बात कर रहे हो, जब एक्सेलरेशन इधर दिख रहा है ए एफ इक्वल टू एम ए, तो ए तो एफ बाई एम होगा। तब आप अगर एफ बी डी बनाओगे तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट करना नहीं चाहते, तो आप एफ बी डी बनाना, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक शोइंग, ऐसा लिखना पड़ेगा नीचे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली। ये शॉर्टकट है, तो इस पर मास एम है, फोर्स ऐसा लग रहा है एफ, और एक्सेलरेशन इसका ऐसा है। इससे मैं एफ इक्वल टू एम ए लिख कर ए इक्वल टू एफ बाई एम ला रहा हूँ। तो ये एक्चुअली मन में आपके चल रही होगी प्रोसेस, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप कि शोइंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी बता रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं अगली सिचुएशन में। मैंने दो ब्लॉक लिए, ये 2 kg का, ये स्ट्रिंग, ये 3 kg का, और इस पर फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो आपको निकालना है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, तो हम एफ बी डी बनाएंगे। तो मैंने 3 kg ब्लॉक का एफ बी डी बनाया, उस पर टी इधर लग रहा है और F इक्वल टू 10 न्यूटन इधर लग रहा है, एंड आई एम शोइंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऐसा आएगा, ए आएगा ना, इसका रिजल्ट ये आने वाला है कि इसका एक्सेलरेशन ए ऐसा आएगा। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ 10 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए। नेट फोर्स 10 आई कैप माइनस टी आई कैप इज इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ए आई कैप। इसी प्रकार से मैंने एफ बी डी बनाया 2 kg ब्लॉक का, उस पर सिर्फ टेंशन टी लग रहा है और उसका भी एक्सेलरेशन ए आ रहा है, राइट वर्ड। तो टी इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन ए इज इफेक्ट। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन प्लस आई कैप टी आई कैप इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन हैं और दो अननोन सॉल्व हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये t इज इक्वल टू 5a ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम की इक्वेशन हो गई कि इस पूरे को मैं अगर एक सिस्टम मान लूँ तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। ये क्या हुआ, टी से टी कैंसिल हुआ ना, यहाँ 10 आएगा। तो पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पर 10 न्यूटन। तो 10 इज इक्वल टू टोटल मास टू बी एक्सेलरेटेड 5 इंटू ए। इससे एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान होता है। दो इक्वेशन बनाने की बजाय क्या करो, पूरे को सिस्टम मान के एक्सेलरेशन ए निकाल लो तो फटाफट आ जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना के, चाहे इसका चाहे इसका, आप टी निकाल लो। तो जैसे मैंने इसको देखा कि यार ये टी जो है ना, इस 2 kg को एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाएगा, तो टी कितना होगा। तो यहाँ कह लो कि इस इक्वेशन नंबर 2 में आपने ए की वैल्यू रख दी, तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन। ऐसे ही आंसर आ गया। तो पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाना एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि मैं बार बार यही इस्तेमाल करूँगा, तो आप ध्यान रखना। अब ये टी का काम क्या है, ये टी का काम है इस 2 kg ब्लॉक को, मतलब इसके पीछे जो ब्लॉक है ना, इसको सिस्टम के एक्सेलरेशन ए से चलाना। और इस एफ का काम क्या है, इस एफ का काम है इसके पीछे जितना भी मास है उस पूरे को ए एक्सेलरेशन से चलाना। तो पूरा मास कितना है, 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, 5 इंटू 2 दैट इज 10। और ये टेंशन कितना होना चाहिए, तो इसके पीछे का मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन। इस तरीके से रीड करो
जैसे कि एक ट्रेन जा रही है तो इंजन जो फोर्स लगाएगा उससे सारे उसके पीछे के जो बोगीज़ हैं वो एक्सेलरेट होंगे, सही बात है ना। तो वहाँ जो इंजन के पास में जो कपलिंग है जो बोगी से कनेक्ट हो रही है, सबसे आगे वाली बोगी और इंजन के बीच की जो कनेक्टिंग कपलिंग है उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन आएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी बोगीज़ को चलाना। जबकि पीछे गार्ड साहब के डब्बे को अगले वाले डब्बे से कनेक्ट करने वाले कपलिंग में टेंशन कम होगा, क्योंकि उसका काम है सिर्फ गार्ड साहब के डब्बे को एक्सेलरेट करना। एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो ट्रेन तो पूरी नहीं बना रहा मैं, 3 ब्लॉक लेके चल रहा हूँ, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg, और इस पर मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। तो बताना है टेंशन, इसमें टेंशन कितना होगा T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा T2, और एक्सेलरेशन। तो अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, कंस्टेंट रिलेशन से एक्सेलरेशन तो सभी के सेम आना है, एंड टेंशन T1 एंड T2, ठीक है। तो क्या करा जाए, तो इस पूरे को सिस्टम मान लो। टोटल मास कितना है 5 + 3 + 2 = 10 kg, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास टू बी एक्सेलरेटेड 2 मीटर/सेकंड² आ गया। फिर T2 की ड्यूटी क्या है, T2 की ड्यूटी है कि 2 kg ब्लॉक को एक्सेलरेशन A देना, मतलब ये 4 न्यूटन हो जाएगा। T1 की ड्यूटी क्या है, T1 की ड्यूटी है कि इसके पीछे जितने भी मास हों, कितना मास है उसके पीछे 2 kg + 3 kg, इसको एक्सेलरेशन A देना, तो ये 5 × 2 = 10 न्यूटन ऐसा हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको पूरी मेथड से करेंगे सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, तो अपने को 3 FBD बनाना पड़ेंगे, 2 kg, 3 kg और 5 kg का। तो 2 kg का FBD क्या बोलता कि 2 kg पे हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स लग रहा है T2 और इसका एक्सेलरेशन है A। अच्छा, 3 kg ब्लॉक पर पीछे लग रहा है T2 और आगे की तरफ लग रहा है T1 और इसका भी एक्सेलरेशन A। और इस 5 kg ब्लॉक पर पीछे लग रहा है T1 और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन और इसका भी एक्सेलरेशन A है। ये तीनों के अलग अलग FBD बनाए, वो भी अधूरे, शोइंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली। और फिर हमने इक्वेशन लगाई सिग्मा Fx = ma(x). तो हमने इक्वेशन पाई T2 = 2a, T1 = डायरेक्ट नहीं आएगा, इस पर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड कितना है T1 i कैप - T2 i कैप, मतलब T1 - T2 = 3a, और इस पर 20 - T1 = 20 - T1 = 5a। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन T1, T2 एंड एक्सेलरेशन A। जरा इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आता है। T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो मुझे मिला 20 = 2 + 3 + 5 × A, मतलब टोटल मास ऑफ सिस्टम टू बी एक्सेलरेटेड। तो इससे A कितना आया 2। अब A की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, T2 = 4 न्यूटन। फिर T1 की वैल्यू तो इसको रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, 5 × 2 = 10, T1 इधर आया, 20 - 10 = 10। ऐसे आपने ये सॉल्व कर लिया। तो बेहतर क्या है, ये क्या समझना है इसमें कि पूरे को सिस्टम मान के उसका एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका पूरे का एक्सेलरेशन सभी ब्लॉक्स का सेम ही रहना है A, तो वो एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद में पीछे से शुरू करो कि इसकी ड्यूटी क्या है, इसके पीछे वाले मास को एक्सेलरेट करना। इसकी ड्यूटी T1 की क्या है, इसके पीछे जितना भी मास है उस पूरे को यही तो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि अगर ये धागा टूट जाए तो ये दोनों रुक जाएंगे। ये धागा टूट जाए तो ये दोनों रुक जाएंगे, तो ये दोनों चल रहे हैं, तो इस धागे के कारण चल रहे हैं, इस टेंशन T1 के कारण चल रहे हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर
एक रोप है, रोप, स्ट्रिंग तो नेग्लिजिबल मास की होती है, दुबली पतली, रोप है ये मोटी, मास इसका कितना है m और लेंथ कितनी है l, इस पर लगाया फोर्स F, यूनिफॉर्म रोप है ये, यूनिफॉर्म रोप, ठीक है। अब इस एंड से, एंड B से x डिस्टेंस पर यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन निकालना है C पर। आपको फाइंड करना है टेंशन, टेंशन 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 एट C, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम पूरे को सिस्टम मान के उसका पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर यहाँ पर जो टेंशन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पीछे के मास को एक्सेलरेट करने के लिए। तो बताओ सॉल्यूशन, पूरे का वो सिस्टम माना तो एक्सेलरेशन कितना आया, F अपॉन टोटल मास m आया। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए A से लेकर C तक का मास कितना है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सोचा कि ये तो मेरा पीछे वाला पार्ट है AC, फिर यहाँ पर है धागा और फिर यहाँ पर है CB और यहाँ लग रहा है फोर्स, ये है टेंशन T। तो इस टेंशन T का काम क्या है, इस टेंशन T का काम है आगे वाले को रोकना कि मत जा और पीछे वाले को बोलना चल भाई, ठीक है ना। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ दिस पार्ट AC मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब मास ऑफ दिस पार्ट AC कितना होगा, तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ अपने को पता है m/l और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है l-x। तो ये इसका मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है F/m। ये कैसे निकाला समझ में आया, मास, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिफॉर्म रोप है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ L लेंथ का मास होता है मास m। तो बताओ 1 मीटर लॉन्ग रोप का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l। तो बताओ l-x लेंथ का मास कितना होगा, तो m/l इंटू l-x, ऐसे निकाला। तो टेंशन T इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, F इंटू 1-x अपॉन l, ऐसा ही आंसर आ गया। टेंशन निकाल दिया अपन ने एट C। अगर x इक्वल टू 0 रख दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, B पे। x इक्वल टू 0 रखूँगा तो टेंशन कितना होगा, F। यहाँ पर कितना टेंशन आएगा, F, क्योंकि उसने पूरी रॉड को एक्सेलरेट करने का जिम्मा ले रखा है। और x इक्वल टू L कर दूँ, x इक्वल टू L, तो मैं एंड A पर पहुँच जाऊँगा, उसके पीछे तो कोई मास है नहीं, तो वहाँ पर टेंशन क्या होगा, तो x इक्वल टू L रखो, टेंशन 0 आएगा। जैसे आपकी टांग पकड़ के आपको ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम खींच रहे हैं, तो टांग में तो टेंशन आएगा, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, लेकिन आपके जो सिर के बाल लहरा रहे हैं वो थोड़ी टूटेंगे। इसके उल्टा अगर आपको उधर पाँव करा, इधर सिर करा और चोटी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो चोटी ना उखड़ जाएगी, बालों में टेंशन ज़्यादा आएगा, लेग्स में नहीं आएगा, क्योंकि बालों की ड्यूटी है कि पूरी बॉडी को वो साथ में लेके चले, एक्सेलरेट करे। तो इस एंड पर टेंशन पूरा F होगा और इस एंड पर टेंशन 0 हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अगली सिचुएशन देखिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक रोप है और यहाँ से, कहाँ से, इधर से या इधर से, कहीं से भी ले लो, इधर से ले लो, x डिस्टेंस पर जो लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ पर 1 मीटर का टुकड़ा काट के देखेंगे अगर, तो उसका मास कितना आएगा, वो आएगा k इंटू x, जहाँ k इज़ ए कॉन्स्टेंट और x इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस रियर एंड। इस पर लगा रहे हैं फोर्स F, इसकी टोटल लेंथ है L,
अब आपको फाइंड करना है टेंशन एट, इसका नाम रख देते हैं कुछ C, मतलब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द रियर एंड। ये है क्वेश्चन। तो ये जो रोप है ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी ये है कि जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा। मतलब इधर डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डेंसिटी कम है। जैसे यहाँ पर प्लास्टिक से बनी हुई है, फिर वुड से बनी हुई है, फिर कॉपर से बनी हुई है, फिर आयरन से बनी हुई है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा सीन है। तो अब यहाँ पर टेंशन बताना है x डिस्टेंस पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे को सिस्टम मानूंगा। पूरे को सिस्टम माना तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन टोटल मास A से लेकर B तक। और यहाँ पर टेंशन T कितना आएगा, तो टेंशन T आएगा इसके पीछे का जो मास है MAC इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो A की वैल्यू में रख दूंगा तो क्या आएगा, MAC अपॉन MAB इंटू F। ऐसा टेंशन आने वाला है। तो मुझे अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है मासेस का रेशो। मास कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dx लेंथ का, और उस एलिमेंट में मैं डेंसिटी इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए dx के लिए, dx बहुत शॉर्ट लेंथ है। कितना शॉर्ट, टेंडिंग टू 0, 0.00000000000000, बहुत सारे जीरो, आखिरी में 1 मीटर। तो वहाँ पर डेंसिटी में कांस्टेंट मान लेता हूँ। कितनी है वहाँ पर डेंसिटी, तो लेमडा मास पर यूनिट लेंथ एट डिस्टेंस x कितना है, k इंटू एक्स। ये है A, ये है B। तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx is equal to dm is equal to mass per unit length into length of the element। मास पर यूनिट लेंथ कितना है, kx इंटू लेंथ कितना है, dx। ऐसे सारे dm पॉइंट मासेस को अगर मैं सम करूं A से लेकर B तक, dm ऐड करूं तो टोटल मास आ जाएगा। तो MAB क्या है, MAB है इंटीग्रल ऑफ दिस dm फ्रॉम A टू B। मतलब इंटीग्रल ऑफ kx dx फ्रॉम x इक्वल टू, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी वैल्यू होती है लिमिट में, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। तो ये कितना आएगा, ये आएगा KL स्क्वायर अपॉन 2। इसी प्रकार से मैंने AC मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम A टू C ये भी निकालना है। तो मैं जब A से C इंटीग्रेट करूँगा dm मतलब ऐड करूँगा dm, तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, मैं जाऊँगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक। यहाँ तक x ही है डिस्टेंस। तो ये कितना आएगा, kx स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें MAC और MAB की वैल्यू रख दो तो टेंशन आ जाएगा कितना, x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू F। ये टेंशन आ गया। MAC अपॉन MAB करो। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म रोप के लिए इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। छोटी मोटी है, इतनी आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सिचुएशन हमने अभी देखी थी, फिर से उसको हम देख रहे हैं कुछ कहने के लिए कि ये
सीलिंग है और इस सीलिंग से ये दो स्ट्रिंग है और ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है और यहाँ पर एक ब्लॉक मास m का हैंगिंग है। तो इसमें सिमेट्री से टेंशन T, इसमें भी टेंशन T हो जाएगा और इसमें टेंशन मान लो T0 है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, तो आप सुनते जाओ कि ये वेट है mg, ठीक है ना। तो जब मैं m का FBD बनाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, T0 इज इक्वल टू mg, ठीक है, ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए। अब इस नॉट का FBD बनाऊँगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल से इधर T और इधर T, हॉरिजॉन्टल से एट एंगल थीटा लगता हुआ दिख रहा है और नीचे T0 इक्वल टू mg ऐसा लगता हुआ दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से अल्टरनेट एंगल है ना, थीटा थीटा, तो एक T ये लग रहा है, एक T ये लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, अभी याद आ गया होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है तो देखो हॉरिजॉन्टली T cos थीटा इधर, T cos थीटा उधर, कैंसिल आउट हो गया। एंड वर्टिकली T sin थीटा इधर से और T sin थीटा इधर से, 2T sin थीटा अपवर्ड इज इक्वल टू T0 डाउनवर्ड। तो T कितना आया, mg अपॉन 2 sin थीटा, ठीक है ना। अब क्या मैं इस थीटा को ज़ीरो कर सकता हूँ? क्या मैं इस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ? सोचो, ये दो स्ट्रिंग है, या यूँ समझ लो कि यहाँ पर एक रिंग है, इस रिंग के थ्रू वो स्ट्रिंग गई हुई है, तो क्या उस स्ट्रिंग को मैं हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ? तो अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा तो साइन थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा, और साइन थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा तो टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट टेंशन अपन किसी स्ट्रिंग में लगा नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं तो वो टूट जाएगी। आखिर उसकी भी तो एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब कि इसको हॉरिजॉन्टल हम नहीं कर पाएंगे। और सुनो ये कि मान लो कि मैं जो दो ब्लॉक बना रहा था ना अभी तक, और उनके बीच में एक स्ट्रिंग थी और अपन उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल शो कर रहे थे, ये कभी हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रिंग अपने वेट के कारण, कुछ तो वेट होगा, भले 1 ग्राम हो या 1/2 ग्राम हो या 0.1 ग्राम हो, कुछ तो इसका वेट होगा mg जो यहाँ पर ऐसा एक्ट करेगा। तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? कोई अपवर्ड फोर्स होना चाहिए ना। पर यहाँ पर तो टेंशन ऐसा इस मिड पॉइंट पर स्ट्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा है टी टी, तो वर्टिकल तो कुछ है ही नहीं फोर्स, इसलिए ये स्ट्रिंग कभी हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकती। पर इसका मास इतना कम माना गया है कि इसको नियरली हॉरिजॉन्टल हम मान सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि इवन ड्यू टू सेल्फ वेट ए स्ट्रिंग sags and it cannot be horizontal, but it is shown horizontal because it is nearly horizontal and we assume it to be horizontal and solve the problems. ये बात समझ में आई? ठीक है। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है कि ऐसी एक खाई है, डिच, उसमें यहाँ पर एक मैन है और उसका मास m है तो उसका वेट mg हो जाएगा, और इसको भाई को रस्सी के द्वारा ऐसा यहाँ पुली है, फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पुली है, ऐसा फोर्स लगा के दो उसके फ्रेंड्स इसको ऊपर खींच रहे हैं। तो आप बताओ
कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस मोमेंट पर। ये डिस्टेंस कुछ मान लो दी है, या ये एंगल थीटा दिया है, दो में से कोई एक चीज़ होगी कि ये डिस्टेंस और ये डेप्थ या तो दी होगी तो आप थीटा निकाल लेना, या आपको थीटा दिया हो। अगर एच और डी दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख सकते हैं कि नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल पकड़ के देख लो, इस ट्रायंगल में तो या तो थीटा देंगे या डी और एच देंगे, तो वर्मा जी ने डी और एच दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इसमें जो फोर्स आपने एफ लगाया वही इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा। फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन इन इट। देखो इस एंड पर तो आदमी बंधा है, ब्लॉक बंधा है, जो भी है, ये वाला फ्री एंड है, तो इस फ्री एंड पर जो भी आप फोर्स लगाते हैं ना वही इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, फोर्स अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन इन इट। वो कैसे होता है? अरे इतनी आसान सी बात है। देखो ये ब्लॉक है, मान लो ये हैंडल है, यहाँ पर फोर्स लगाया अपन ने, मासलेस हैंडल है, और ये आइडियल स्ट्रिंग है मासलेस, इसका कुछ मास है m, सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन होगा F/m। ओके, अब इस मॉलिक्यूल का एफबीडी बनाओ। मान लो कि यहाँ पे टेंशन अलग है T1, यहाँ पे टेंशन अलग है T2, ये मासलेस हैंडल है। तो पहले तो बताओ कि इस मॉलिक्यूल के एफबीडी से क्या समझ में आता है, इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, ये मासलेस है, तो मैं लिखूंगा T2 माइनस T1 नेट फोर्स राइटवर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला T1 और T2 मतलब थ्रू आउट द लेंथ टेंशन सेम रहना है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये हैंडल कह लो या नॉट कह लो, इस हैंडल का एफबीडी बनाओ या नॉट का एफबीडी बनाओ, या इस स्ट्रिंग के इस मॉलिक्यूल का एफबीडी बनाओ जो मास लेस है, इस पर फोर्स F इधर लग रहा है और टेंशन T2 इधर लग रहा है, तो मैं लिखूंगा F माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास चूँकि इसका जीरो है तो इसका मतलब F इज इक्वल टू T2 हो गया, और T2 इज इक्वल टू T1 है। मतलब जो फोर्स आप इस एंड पे लगाओगे वही इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर टेंशन पाया जाएगा। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू F। ठीक है, तो मैंने जो फोर्स F लगाया वही इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा F। तो पूछा है कि F कितना लगाना पड़ेगा टू स्लोली पुल इट अप। आपको फाइंड क्या करना है, F टू स्लोली पुल द मैन अप। तो स्लोली पुल करने का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबली स्मॉल है, वेलोसिटी उसकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। स्लोली कर रहा है ना, वेरी स्लो, मतलब वेलोसिटी इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो एंड इज नॉट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज वेरी लो एंड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, और धीरे 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 ये ऊपर उठ रहा है। तो कौन उठा रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड F cos थीटा 2F cos थीटा अपवर्ड फोर्स है, और डाउनवर्ड कितना है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F कितना हुआ, mg अपॉन 2 cos थीटा। तो बताओ cos थीटा निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे। कैसे, ये बेस, कौन सा बेस, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं चाहूँ तो यहाँ cos थीटा आपको बता दूँ कि क्या वैल्यू पुट करना है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब h, हाइपोटेन्यूज मतलब √h² प्लस d²/4। इजंट इट, ये cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा, as he goes up theta will increase, as he goes up क्या होगा,
थीटा विल इंक्रीज। तो कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा विल डिक्रीज, क्योंकि कॉस 90 तो 0 होता है और कॉस थीटा डिक्रीज होता जाएगा। तो एफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लोली पुल हिम अप विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और अगर थीटा को आपने यहाँ लाते लाते 90 कर दिया तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? इन्फानाइट। वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसको बिल्कुल यहाँ तक नहीं ला पाएंगे अपन कि ये स्ट्रिंग्स हॉरिजॉन्टल हो जाएं, थोड़ा नीचे ही यहाँ ही कहीं रुक जाएगा मामला। बात समझ में आई? तो इसमें मैंने आपको एक तो ये बात बताई जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, और एक ये एस सी वर्मा वाला क्वेश्चन बताया। तो इस प्रकार से आज अपने इस लेक्चर को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से और आगे हम इलस्ट्रेशंस लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।